हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी में डाइजेस्ट चैप्टर का पार्ट 6। और इसके पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर 5 देखा, हमने बात किया और हमने पढ़ा था छोटी आँख के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था छोटी आँख के बारे में और बाइल जूस के बारे में पढ़ा था। और लास्ट टॉपिक तो हमारा वही था, बाइल जूस था और उसके साथ था लीवर सिस्टम था और छोटी आँख के बारे में भी था। तो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आज लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में या बड़ी आंत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने छोटी बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आज हम सब चीज़ें पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं। देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत क्या था, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बड़ी आंत। देखो, जहाँ सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो देखो, यहाँ तो एंजाइम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पाचन नहीं होता। इसलिए देखो, जब यहाँ पे एंजाइम ही नहीं है तो यहाँ पे पाचन कैसे होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों का जितना भी जल रहता है ना, उसका अवशोषण होता है। जितना भी जल रहता है उसका अवशोषण होता है। अपशिष्ट पदार्थों में से जल का अवशोषण होता है और तथा जो बचे खनिज लवण है ना, उनको अपने पास सुरक्षित करके रख लेना। तो देखो, मतलब ज़्यादातर चीज़ें क्या होता है, छोटी आंत में तो ज़्यादातर चीज़ें पाचन के दौरान ली जाती हैं, मतलब पाचन वहीं हो जाता है, सारा ऑब्जर्व कौन कर लेता है, छोटी आंत कर ले। और बड़ी आंत क्या करती है, सिर्फ जल का अवशोषण करती है मुख्य रूप से, और जो भी बचे खुचे खनिज लवण है उनका अवशोषण करता है। अगर हम बात करें इसकी बड़ी आंत की तो 1.5 मीटर लंबी होती है और 4 से लेके 7 मीटर चौड़ी होती है। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, देखो पहले क्या होता है ना, 4-7 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। देखो इसमें क्या है, मिनिमम 4। जैसे क्या होता है, पहले छोटी आंत से जब ये जुड़ती है ना यहाँ से, तो ये फिर मोटी होती जाती है। मतलब यहाँ से जैसे 4 सेंटीमीटर, 4, 5, फिर 6, 7 ऐसे मोटी होती जाती है और 7 मीटर तक मोटी होती जाती है। तो देखो दोस्तों, बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, सीकम, ये 3 पार्ट में होता है, सीकम, कोलन और मलाशय। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है पहले ही, ये 3 पार्ट में होती है। तो देखो, मैंने आपको जब बताया था, देखो छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन स्थान क्या होता है, ये सीकम क्या होता है, ये जो छोटी आंत और बड़ी आंत का, जैसे यहाँ से छोटी आंत है और यहाँ से फिर बड़ी आंत मिली, और यहीं पे क्या होता है, सीकम। ये मिलन स्थल को क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं, या छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन स्थल। तो देखो यहीं पे देखो दोस्तों, एक मैंने बताया था कि यहाँ पे गेट कीपर भी होता है। तो देखो क्या होता है ना, ऐसा ये इसको क्या बोलते हैं, गेट कीपर क्या होता है, सीकम वाल्व होता है। ये क्या करता है, जैसे छोटी आंत में रिस के खाना, जब पाचन पूरा हो जाता है तो रिस के खाना बड़ी आंत में जब जा रहा होता है, तो ये इसी के वाल्व के द्वारा ये यहाँ से जा रहा होता है। तो यही जो वाल्व होता है, ये वाल्व क्या करता है, ये जो देखो, मैं अब यहाँ से देख लेते हैं, ये सीकम वाल्व क्या करता है, ये भोजन को बड़ी आंत से छोटी आंत में ले जाने से रोकता है। मतलब क्या होता है सर, जब ये वाल्व होता है यहाँ पे, ऐसे ये वाल्व है, तो यहाँ पे छोटी आंत है और यहाँ बड़ी आंत है, तो ये जो खाना है यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी किसी भी कंडीशन में यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि ये पाचन हो चुका है, तो इसका अवशोषण यहीं पे होगा और पाचन भी अब यहीं होगा। तो मतलब ये क्या करता है, तो ये सीकम वाल्व बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है खाना। और देखो, और यहीं पर हमारी आहार नाल का अवशेषी भाग जमा होता है। मतलब जो भी हम लोगों ने खाया, या आपने कुछ भी जो खाया दिन या चाहे रात में, जो भी आपने कुछ खाया वो उपभोग, मतलब पूरा खाना उपभोग किया, और जो भी उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ बना, उसके बाद क्या होगा, जो बचा खुचा रह जाएगा वो क्या है, मल है, और ये यहीं पे जमा होगा। तो और देखो, आपने जितना भी खाना खाया ना, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कभी कभी यहाँ पर मल जमा होता है। जैसे आपने जो भी खाना खाया ना दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है ना, आपने जो भी खाना खाया, तो जैसे कभी खाना खाते रहते हैं, खाना खाया उसके बाद क्या होगा, अगर यहीं पे अगर मल जमा हो गया, मतलब छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में अगर थोड़ा भी कहीं पे भी जमा हो जाता है, जैसे कभी कभी हो जाता है जमा, तो इसमें क्या होता है ना, जिससे जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है।
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाओं का हमला होता है, और जिस वजह से क्या होता है उसमें वहाँ पे सूजन हो जाती है। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में, और जिस सूजन हो जाती है तो उसको जिसको क्या बोलते हैं? गैंग्रेन। क्या बोलते हैं? गैंग्रेन। तो इसमें क्या मतलब ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं हम लोगों को, बीमारियाँ से, जैसे जैसे बुखार, पेट में दर्द, या फिर भूख का ना लगना, मतलब इत्यादि ऐसी ऐसी हम लोग को बीमारियाँ फिर फेस करनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? इस रोग को क्या बोलते हैं? उंडुक शोथ, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स इंग्लिश में बोलते हैं। देखो हिंदी में तो याद नहीं होगा, लेकिन अपेंडिक्स इंग्लिश में, ये अपेंडिक्स रोग बोलते हैं इसे। और देखो दोस्तों, ये मैंने आपको यहाँ पे एक वो कर रखा है, ये उंडुक शोथ, ये पथरी के जैसे, ये जो पथरी रोग होता है ना, उसको जैसे मत मान लीजिएगा इसको। मैंने इसको यहाँ पे ऐसे जो इंडिकेट कर रखा है कि इसके ऐसा नहीं है। देखो पथरी क्या होता है, उसमें स्टोन बन जाता है, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें गैंग्रीन या सूजन हो जाती है, उस वजह से होता है। तो आप ये पथरी को, अपेंडिक्स को रिलेट मत करिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अंतर ये है, देखो ये एक पत्थर के रूप में होता है, जिसको ऑपरेशन में या तो गलाया जाता है या निकाला जाता है, या पेशाब के रास्ते या मल के रास्ते इसको बाहर निकाला जाता है इसको। लेकिन अपेंडिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जीवाणु का संक्रमण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है, और वो क्या होता है? अपेंडिक्स। इसमें एक ऑपरेशन होता है और इसमें इसको निकाल दिया जाता है और हो जाता है। देखो नेक्स्ट देखते हैं मेरे टॉपिक के बारे में, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोलन के बारे में। देखो सीकम हमने देखा, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत मिलन स्थल होता है वो सीकम होता है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 1.3 मीटर। देखो इसमें पढ़ जाता है, ये क्या होता है? कोलन क्या होता है? यह लगभग 1.3 मीटर लंबी होती है। ये कोलन कितना होता है? 1.3 मीटर लंबी होती है। और इसमें क्या होता है? ये 4 भागों में होता है कोलन। खाली इतना आप जान लीजिएगा कि 4 पार्ट में होता है कोलन: आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, और अवरोही खंड, और सिग्मा का। दोस्तों ये मैंने आपको ऐसा लिख दिया है, लेकिन इसमें ये आप लोग काम का नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपके, लेकिन आपको ध्यान रख सकते हैं। तो देखो ये कोलन क्या करता है, कोलन क्या करता है? कुछ विटामिन और एवं अमीनो अम्ल का संश्लेषण करता है। मतलब जो भी बचा कुचा रह गया छोटी आंत के बाद, ये जो बड़ी आंत में जो भी आता है थोड़ा सा रह जाता है, विटामिन और अमीनो अम्ल उनका संश्लेषण करता है। तो देखो दोस्तों इसके बाद क्या होता है? मलाशय। देखो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, ये मलाशय या रेक्टम। रेक्टम क्या होता है? इसका 18 से 20 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। ये एक थैलेनुमा होता है, इसका 18 से 20 सेंटीमीटर इसका कुल आकार होता है, साइज होता है। और यहाँ पे देखो यहीं पे मल एकत्रित होता है, जो मलाशय में ही मल एकत्रित होता है, ये जिसमें जो 12 से 14 सेंटीमीटर एक नाल होता है, और जहाँ से हम लोग मल निकाला जाते हैं उसकी कितनी होती है लंबाई? 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। जो अंतिम भाग होता है ना, हम लोग जहाँ से मल का त्याग करते हैं वहाँ से ये होता है, जिसको क्या कहते हैं? गुदामार्गी भी कहते हैं। देखो यहीं से देखो मल का जो त्याग करते हैं ना हम लोग, तो देखो आदमी पर डे जो भी खाना खाता है उस पर डे कितना करता है? कम से कम 150 से 200 ml मल का त्याग पर डे करता है। और दोस्तों ऐसे कभी कभी हम लोग जांच भी कराते हैं कि पर डे अगर आदमी की जांच कराई जाती है कि 150 से 200 अगर ml अगर वो सही मतलब मल का त्याग कर रहा है तो वो उसका स्वस्थ रहना है। जैसे अगर हम लोग कभी कभी अगर हम देखो एक स्वस्थ मनुष्य के मल का त्याग कितना है? 150 से 200 ml। अगर से आप पानी अगर सही से पी रहे हो और सही से खाना ले रहे हो तो वो इतना ही मल का त्याग करेगा। और अगर कभी कभी क्या है, अगर आप ज़्यादा ओवरडोज कर रहे हो तो इससे ज़्यादा होगा। तो देखो तो दोस्तों ये होता है। अब देखो गुदा मार्ग के, ये क्या कह रहा है? गुदा मार्ग के रास्ते के फूल जाने को ही बवासीर कहते हैं। तो देखो दोस्तों ये इसको गुदा मार्ग के जो रास्ता होता है ना, अगर वो फूल जाता है तो उसको ही पाइल्स या बवासीर कहते हैं। दोस्तों इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी बहुत कम होती है। तो देखो अब बात आती है दोस्तों कि गुदा मार्ग का रास्ता क्यों फूल जाता है, क्यों फूल जाता है। देखो अब क्या होता है ना, इसमें जैसे जो भी बचा वो पदार्थ रहा वो कहाँ आया? पहले सीकम में आया, छोटी आंत से सीकम में आया, उसके बाद बड़ी आंत में जो आया यहाँ से सीकम में प्रवेश किया। तो जो बड़ी आंत जो रहता है, बड़ी आंत में जितना भी उसमें पदार्थ रहता है वो यहीं पे पाचन होना है।
बड़ी आंत में पाचन। तो वो क्या होता है, अब यहाँ से पूरा पाचन होता है, जब फिर यहाँ पे मलाशय जो होता है उसमें पूरा, अब मलाशय उसका भरने लग जाएगा पूरा यहाँ से। तो जब ये पूरा भर जाता है तब क्या होता है कि मल का उसको एहसास होता है और वो मल का त्याग करता है। अब देखो क्यों मल गुदा मार का रास्ता क्यों फूलेगा, अब देखो मलाशय में तो पूरा भर गया, और लेकिन आपने क्या किया, अगर आदमी ओवरडोज कर रहा है या फिर कुछ स्पाइसी चीज़ या फैटी आइटम ले रहा है, बहुत ज़्यादा फैटी आइटम ले रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, ये जो नॉर्मल से मतलब नॉर्मल जो खाना रहता है उससे अधिक रहता है। तो इसमें क्या होता है, अंदर जो हमारा जो ये जो मल ये तो भर तो जाएगा, लेकिन जब वो हमारा जो ये अंदर तो बहुत सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब आप नॉर्मल से ज़्यादा अगर स्पाइसीज और फैटी आइटम ले रहे हैं तो ये जिसमें पचाने में बड़ी ही प्रॉब्लम होगी, और ये यहाँ पे मलाशय में दिक्कत करेगा, और यहाँ पे जीवाणु का संक्रमण होगा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फूल जाएगा या सूजन हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। तो देखो आपको दोस्तों मैंने इतना बताया ना। अब देखो दोस्तों ये कोचिंग में डिस्कस नहीं किया जाता ना, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखो अब मैं और भी कुछ बता देता हूँ, ये जो कोचिंग में डिस्कस नहीं किया जाता है। देखो क्या होता है ना, मल का रंग कैसा होता है, आपको कोचिंग में इतना नहीं बताया जाता है मल का रंग क्यों होता है। जैसे आपका रंग, आपसे किसी कोई पूछे कि पीला ही क्यों होता है मल का रंग, तो क्या होता है, बिलिरुबिन की वजह से ये मल का रंग पीला होता है। देखो बिलिरुबिन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो जो बाइल जूस होता है ना, हम लोग लीवर से जो वहाँ पे क्या होता है, जब आरबीसी की कोशिका विघटन होता है, मतलब मरते हैं, या फिर जिनका काम नहीं होता है वो मरते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जो फैगोसाइटिक सेल होती है, भक्षी कोशिकाएं होती हैं लीवर की, वो उनमें से हीमोग्लोबिन का विघटन करती हैं और बाइल जूस का निर्माण करती हैं। तो उसी बाइल जूस को क्या होता है, ये बिलिरुबिन मल का रंग इसका रंग पीला होता है। और वही बिलिरुबिन अगर जैसे मैंने बताया था ना आपको, जैसे कि अगर आरबीसी की मृत्यु अगर ज़्यादा होने लग जाएगा, आरबीसी की मृत्यु ज़्यादा होने लग जाएगी, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में मिल जाता है बिलिरुबिन, और क्या होता है, पीलिया होता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है ना, पिछली वीडियो में बता रखे हैं आपको। तो देखो बात आती है कि मल का रंग पीला रंग क्या होता है, ये क्या होता है, बिलिरुबिन के कारण, वही बाइल जूस के कारण ये पीला होता है। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, ये ऑप्शन में एग्ज़ाम में क्या होता है कि बिलिरुबिन ना देकर ये क्या देता है, स्टरकोबिलिन दे देता है या यूरोबिलिन दे देता है। तो क्या होता है, तो हम लोग इनमें टिक मार के आना है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, बिलिन करके याद रखिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। तो ये होता है। देखो दोस्तों हंसने की कोई बात नहीं है, अगर हम मल की बात करें तो कि मल का गंध कैसा होता है, तो हंसने की कोई बात नहीं है इसमें। आप तो जानिए दोस्तों, चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलता है, आप पढ़ लीजिए। देखो मल का जो गंध होती है ना, स्मेल ऐसे क्यों आती है, मल की गंदे ऐसे बदबू क्यों आती है, ये क्या होती है, एमिन्स इंडोल और स्केटोल, ये इंडोल और स्केटोल होता है मल में, जिसके कारण हमारे मल की गंध आती है, मल में से गंध आती है। अब देखो कोलन में सहजीवियों के रूप में कुछ जीवाणु रहते हैं, अच्छे जीवाणु रहते हैं, मतलब देखो बैक्टीरिया हमेशा ख़राब नहीं रहते हैं, कोलन में सहजीवियों के रूप में कुछ जीवाणु होते हैं। देखो मतलब हमेशा बैक्टीरिया ये ख़राब नहीं होते हैं, ये कुछ अच्छे जीवाणु होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसी में से सहजीवी के रूप में रहते हैं बैक्टीरिया, जो विटामिन को स्टोर कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें के बाद कि कोलन विटामिन का वो करता है। ये देखो यहाँ बता कहना है कोलन विटामिन का वो करता है। तो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अब क्या होता है, अब क्या कह रहा है, जब कायम के पोषक पदार्थों का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, तब ये जीवाणु इसमें क्या करता है। देखो क्या कह रहा है, ये जब कायम के पोषक पदार्थों का पाचन या अवशोषण नहीं हो पाता है, तो क्या होता है। देखो तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब छोटी आंत से पाचन हुआ, छोटी आंत से जब खाना यहाँ बड़ी आंत में आया, सीकम बाल्ब से यहाँ पे, सीकम से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया, तो ये क्या होता है, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या होता है, जीवाणु इसका जैसे पचता नहीं है ना, जो इतना तो खाना पचा नहीं, पूरा खाना जो वो है छोटी आंत पचा नहीं पाई, और मतलब पूरा अवशोषण नहीं हो पाया यहाँ पे, छोटी आंत में नहीं पचा पाई पूरी,
पूरी जो पचा नहीं पाती है, तब क्या होता है ये बड़ी आंच में जो आता है ना, मतलब या जैसे फैटी आइटम या स्पाइसी आइटम होता है, वो उस चीज़ को अगर जैसे ओवरडोज कर देते हैं तो पचा नहीं पाता है। ये छोटी आंच सही तरीके से पाचन कर नहीं पाती है। तो क्या होता है यहाँ पे जैसे अब ये बड़ी, जैसे अब उसका काम तो ख़त्म हो गया, उसने तो अपना काम कर दिया छोटी आंच ने, अब रह गया बड़ी आंच का काम। जैसे कभी आप सोचना कि जैसे खिचड़ी खाते हैं या हल्का खाना खाते हैं तो क्या होता है उसमें हम लोग को अपच जैसे होता है, कभी कुछ नहीं होगा, ये वो क्या होता है पच जाता है आसान। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आपको जैसे कभी कभी खट्टी डकार आती है या फिर कैसे आता है, वो क्या ऐसा क्यों होता है पता है ना आपको अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब उसमें जैसे हम लोग कभी कभी स्पाइसी आइटम लेते हैं या फैटी आइटम लेते हैं तो क्या होता है उसमें छोटी आंच पूरे अच्छे तरीके से पाचन कर नहीं पाती है, तो अवशोषण हो नहीं पाता है उसका, और हमारा ये खट्टी डकारें बनती हैं। तो वही क्या होता है, वही क्या कह रहा है, देखो अमाशय में था एक वही फैटी आइटम स्पाइसी आइटम, उसमें क्या हुआ ना कि जब स्पाइसी आइटम और फैटी आइटम था उसमें हमारे जब पेट में अमाशय से भी छोटी आंच से फिर जब बड़ी आंच की तरफ बढ़ता है ना, जब जैसे बिना पचा हुआ खाना, तो देखो मल तो बनना है तय है, मल तो बनेगा ही, जो हमने खाया है उसका तो मल बनना है, बनेगा ही बनेगा। देखो जो हम लोग खाते हैं ना तो वो तो बाहर तो आएगा नहीं, उसका तो मल बनना तय है। लेकिन अब बड़ी आंच की जिम्मेदारी यहाँ पे हो जाती है कि बड़ी आंच बड़ा है और ये उसका अवशोषण और पाचन उसको ही करना है। किसको करना है, इसी को करना है। अब किसको कौन करेगा, ये बड़ी आंच अब अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, हमेशा नहीं। देखो जब छोटी आंच जिम्मेदारी नहीं निभा पाते उस दिन बड़ी आंच अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और अब बड़ी आंच को काम आ गया है कि भोजन का पाचन हो नहीं पाया है, अवशोषण हो नहीं पाया है, इस वजह से अब बड़ी आंच का फर्ज बनता है कि उस चीज़ का पाचन करे और मलाशय तक पहुँचाए। तो देखो बड़ी आंच क्या करती है, जीवाणुओं की टीम काम भेजती है जो उस पोषक पदार्थों को पचाने में भेज देती है। तो जीवाणुओं की जो एक टीम आती है, जैसे एक जो अच्छे बैक्टीरिया थे उनको भेजती है किसके पास, उस पोषक पदार्थ के पास, और उस पोषक पदार्थ को पास जाके फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है या किण्वन इन पोषक पदार्थों का। देखो आप ऐसा समझ लीजिए, देखो जो जीवाणु जो हमला करते हैं ना फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये जीवाणु हमला करते हैं जो पचा नहीं है पोषक भोजन, उसको हमला करते हैं, उसको पचाने के लिए हमला करते हैं और उसको मलाशय में भेजते हैं। तो इस किण्वन के दौरान क्या होता है, वही जीवाणु जो पचाते हैं उसको हमला करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये उसी भोजन से फिर जिससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस निकलती है। तो ये गैस बदबूदार होती है, इसी से निकलती है दोस्तों। जब जीवाणु ये हमला करते हैं इसी से बदबूदार, ये गैस बहुत बदबूदार होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं दोस्तों। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फार्ट कहते हैं, फार्ट मतलब पाद। तो देखो कभी हल्के खाने के बाद तो हमें गैस पेट में तो बनती ही नहीं है, कभी होता नहीं है ऐसा। जब हम लोग कभी बहुत हार्ड जैसे स्पाइसी चीज़ें या फिर फैटी आइटम ले लेते हैं तो उस दिन क्या होता है हम लोग की गैस बनती है, और तो यही इसी कारण बनती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कभी पूरी एकदम मतलब नॉन स्टॉप खाते रहे तो हम लोग को क्या होगा, या फिर बहुत सब्ज़ी जैसे स्पाइसी सब्ज़ी खा ली हमने या बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होता है छोटी आंच पचा नहीं पाएगी और ये बड़ी आंच में पहुंच जाएगा, वो छोटी आंच का पूरा पाचन कर नहीं पाएगी, और यहाँ पे बड़ी आंच में पहुँचा, और यहाँ पे क्या होगा, ये बड़ी आंच क्या करेंगे, एक मतलब बैक्टीरिया की टीम, बहुत जीवाणुओं की टीम भेजेगा और वहाँ पे ये हमला करेंगे, मतलब फर्मेंटेशन करेंगे उसका, और इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों गैस निकलेंगे, और ये गैसें बहुत बदबूदार होंगी। तो हम लोग ऐसे क्या होता है, हम लोग कभी हम लोग क्या कहते हैं कि जैसा जब हम बमबाजी करते हैं तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या उसमें जो बमबाजी होती है ना, उसमें हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तीनों गैसों को निकलती हैं यहाँ से, तो इसलिए से ये बहुत ज़्यादा बदबू है। तो दोस्तों ये चीज़ जान लो, ये होता है फर्मेंटेशन की वजह से ये हम लोग बमबाजी करते हैं, और ये शरीर से मल का त्याग को ही बहिष्कार कहते हैं। देखो जो शरीर से जो पूरा वेस्ट खाना निकल जाता है ना, तो उसको ये क्या कहते हैं, बहिष्कार, मतलब या उसका निकाल देना कहता है। देखो दोस्तों कुछ स्पेशल नोट देख लीजिएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो एक फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है, ये क्या करता है, हमारा
ये फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, ये क्या हेल्प करता है, ये खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। खून का थक्का बनाने में ये फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। देखो जैसे क्या होता है, कभी कभी आपका हाथ कट गया तो उसमें क्या होता है ना, खून जैसे बाहर आता है और आप जैसे आप एक प्लेट में रख लीजिएगा, अगर खून निकाल लिया तो उसमें क्या होगा, ये खून आएगा और एक ऐसे जम जाएगा वो, मतलब यह थक्का बन जाएगा उसका। तो ये यही होता है। ये किसकी वजह से होता है, ये फाइब्रिनोजन की वजह से होता है। जैसे कभी ऐसे दोस्तों अगर ये एक्सीडेंट हो गया या कभी कुछ हो गया, ये बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, खून का थक्का बनना जरूरी है। जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो अगर ये थक्का नहीं बनेगा तो पूरा खून बह जाएगा और ये खून रुकेगा नहीं। तो ये तो यही है दोस्तों, ये फाइब्रिनोजन इसे तो विटामिन के में यही होता है। देखो दोस्तों, विटामिन के में क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है जो खून का थक्का बनाने में हेल्प करता है। तो क्या बोलोगे, विटामिन के कौन बनाता है खून का थक्का, विटामिन के। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन के, और विटामिन के में क्या होता है, फाइब्रिनोजन। देखो किसी में दोस्तों जैसे जिन खून का थक्का नहीं बनाती है उसमें क्या होता है, विटामिन के की कमी होती है, इसलिए खून का थक्का नहीं बन पाता है। दोस्तों मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में आगे बाद में, आप ध्यान रखिए। देखो एक होता है हिपेरिन प्रोटीन। देखो बॉडी के अंदर जो अंदर रक्त को तरल बना रखने में लगता है। देखो जो बॉडी के अंदर जो भी खून है ना, तो दोस्तों वो किसकी वजह से तरल रहता है, बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं। बॉडी के अंदर किसकी वजह से रहता है, हिपेरिन प्रोटीन की वजह से ये बॉडी के अंदर ये तरल अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ये बाहर आता है ना, तो ये किसकी वजह से होता है, ये फाइब्रिनोजन की वजह से ये इसका थक्का बनता है दोस्तों। तो देखो ये दोस्तों बॉडी के अंदर का है और ये बॉडी के बाहर के लिए है। तो ये देखो दोनों प्रोटीन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, हिपेरिन प्रोटीन से कि हमारा लिक्विड फॉर्म में बना रहे हैं हमारा खून, और इसमें क्या होता है फाइब्रिनोजन, ये जब अगर बाहर निकले तो ये खून का थक्का बन जाए और खून को बहने से रोक दें। और देखो दोस्तों हम लोग एक और बात करते हैं, विटामिन ए और विटामिन बी की बात करते हैं दोस्तों। ये विटामिन ए और बी को कौन स्टोर करता है, ये एक रक्त में स्टोर होता है, मतलब लीवर में। दोस्तों लीवर में ये कौन स्टोर करता है, इनके लीवर। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ऐसे कि विटामिन ए का स्टोर कौन करता है, ये लीवर। दोस्तों ये देखो हम लोग कितने एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों यहीं से। तो देखो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो ये बवासीर या पाइल्स के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। मैंने पीछे बात किया था ना, तो देखो थोड़ा बता देता हूँ कि बवासीर में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, पाइल्स भी बोलते हैं। देखो इसमें बताता है, इसमें क्या होता है ना, मैंने क्या बताया था, इसमें ये जो गुदामा का रास्ता रहता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है, बवासीर। तो देखो ये कितने प्रकार की, 2 प्रकार के होते हैं देखो दोस्तों, एक होता है खूनी बवासीर और एक बादी बवासीर। देखो दोस्तों इसमें कंडीशन होता है, खूनी बवासीर में देखो 3 कंडीशन होती हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मतलब व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है उसमें क्या होता है, एक लग के आता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, लग के आता है, ये खूनी बवासीर की बात बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन में क्या होता है कि जो वो मल करता है ना, तो उसमें लग के आता है दोस्तों। ये तो क्या है, पहला स्टेज है, और इसको क्या बोलते हैं, खूनी बवासीर बोलते हैं। देखो खून लग के आता है तो इसको क्या बोलते हैं, खूनी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खूनी बवासीर। और देखो दूसरी कंडीशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब मल से दूसरे क्या होता है, टपक के, मल के साथ टपकने में होने लग जाता है, तो क्या होता है, टपक के दूसरी कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, फिर वो ब्लड क्या है, पिचकारी के जैसे जो फेंका का जाता है ना, उसी प्रकार से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखो ये थर्ड कंडीशन है ना दोस्तों, ये बहुत टिपिकल कंडीशन है दोस्तों। तो इस कंडीशन के बाद पता है दोस्तों क्या होता है, कैंसर हो जाता है। इसके बाद ये कैंसर हो जाता है। तो ये देखो अब दोस्तों बात आता है ना यार, ये होता कैसे यार, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, देखो जहाँ से मल त्याग किया जाता है ना, तो वहाँ पे उस मल त्याग करने के स्थान पर एक मस्सा होता है। तो मस्सा जैसे मतलब मांस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जो वो मस्सा क्या होता है, जहाँ से मल त्याग होता है ना, तो वहाँ पे जाके अटक जाता है मस्सा। जब आदमी जैसे क्या होता है, जब जैसे उसको प्रेशर आता है, तो ये मस्से की वजह से ही ये इतने प्रेशर से करने नहीं दे जाता है। कौन करता है ये कंट्रोल करने का काम, ये मस्सा ही करता है, वही मस्सा जो। और तो दोस्तों देखो अगर आप लोग ना स्वस्थ रहना है ना आपको, तो
आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी की देखभाल कर सकते हो और आप कुछ काम कर सकते हो या फिर कुछ अच्छा काम कर सकते हो और दुनिया के लिए अच्छा काम कर सकते हो दोस्त। तो देखो हम लोग का ये क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग स्वस्थ कैसे रहें। तो देखो जब जानकारी होगी तभी रहेंगे। तो देखो ये मस्सा क्या करता है दोस्तों, ये मस्सा क्या करता है, ये मस्सा बीच में रहता है ना, तो ये मल का त्याग होने नहीं देता। जैसे प्रेशर, जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर से अगर टॉयलेट प्रेशर से लगा है और आप, तो ये किसी वजह से होता है, प्रेशर को यही रोकता है। ये मस्सा जो होता है ना, वो उसको रोकने का काम करता है। और अगर जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर, तो उसमें जब अगर प्रेशर बहुत तेज़ हो गया ना, तो ये मस्सा बाहर आ जाता है। तो देखो क्या होता है इस बीमारी में, देखो पहले कंडीशन तो लग के आता है, दूसरी कंडीशन टपक के आता है, और फिर तीसरी कंडीशन में जैसे प्रेशर बनता है और ये मस्सा बाहर आ जाता है। और जब मल त्याग हो जाता है ना, जब ये मस्सा बाहर आता है, तो फिर ये, तो इस मस्से को उंगली से अंदर करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इतनी विषम परिस्थिति आ गई कि यार ये ऐसा रोग है कि उस मजबूरी है कि वो बंदा झेल रहा है, वो उसको झेलना पड़ता है यार दोस्तों, वरना उसको ऐसे ही कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बीमारी है तो उसको करना पड़ता, परेशानी है तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप दोस्तों इन चीज़ों को जानोगे, तो जैसे अगर आप ये पहली कंडीशन को ही जान जाओगे ना, तो आप दूसरे कंडीशन को नहीं होने दोगे। अगर आप नॉलेज है तो, अगर तीसरी कंडीशन को भी नहीं होने दोगे, कैंसर, तीसरी कंडीशन क्या हो तो पता है आपको, क्या कैंसर हो जाता है, कैंसर के बाद फिर मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, तो आप दोस्तों ये पढ़ लोगे तो आप ये होने नहीं दोगे दोस्तों, और स्वस्थ बने रहोगे। और देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसमें बादी के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, मस्सा अंदर होने की वजह से रास्ता छोटा पड़ जाता है, मल त्याग करने का रास्ता छोटा पड़ जाता है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो मस्सा ने बताया था ना, ये अंदर होने की वजह से ये रास्ता छोटा पड़ जाता है, मल त्याग करें। और इसमें क्या होता है, फिर चूरन फट जाता है। देखो इसमें क्या होता है, चूरन फट जाता है, और डॉक्टर इसको क्या बोलते हैं, फिसर बोलते हैं। और यही बादी बवासीर जब पुराना हो जाता है तो इसको, फिसर को, ये जब पुराना हो जाता है तो इसको भगंदर बोलते हैं। देखो अब देखो इसकी कंडीशन क्या है, मस्सा अंदर हो गया है, और जब आप प्रेशर करेंगे तो चूरन फट जाएगी, और उसमें क्या होगा, फिसर हो जाएगा। और ये भगंदर, अगर ये पुराना हो गया तो भगंदर, और इसकी पुराना हो गया था और फिस्टुला। और ये जो भगंदर की कंडीशन क्या होती है, भगंदर जिस व्यक्ति को हो गया उसकी कंडीशन खूनी और बादी दोनों को फेल कर देगा दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये पखाने के रास्ते बगल में एक छेद हो जाता है, हुड़िया निकल जाएगी या पुंसी निकल जाएगी, इसकी वजह से छेद हो जाएगा, और पैखाना या मल त्याग करने वाली जगह दो जगह से होने लग जाएगी दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही डेंजरस कंडीशन है दोस्तों ये। देखो दोस्तों, अगर ये ऐसी कंडीशन किसी के जीवन में आ गई तो वो बहुत ही, मतलब जीने की, उसको वो सोचता है यार ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, जीने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको दोस्तों। तो देखो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, ये कहानी मैं बताता हूँ आपको। जैसे जिसको बवासीर की बीमारी होगी ना, ये पाइल्स होगा ना, तो उसका हमेशा पेट गड़बड़ रहता है। देखो किसकी वजह से होता है, ये इसी की वजह से होता है दोस्तों। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये उसके पेट में हमेशा यही रहेगा। तो देखो ये क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जो खूनी होते हैं, जैसे खूनी में तो ये, इसमें क्या होता है, सीधी बात हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, सीधा कैंसर होना है, उसको होना ही होना है। देखो अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि ये कई बार तो ये क्या अनुवांशिक भी पाया जाता है। जैसे अनुवांशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पाया जाता है। और कभी कभी ये, और जैसे और भी कारणों से हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग जैसे खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कि एग्जांपल मान लो, जैसे कि बस कंडक्टर या ट्रैफिक पुलिस, ये जो, या फिर पोस्ट मास्टर, या ये जो खड़े ज़्यादातर टाइम ये क्या कहते हैं, खड़े रहते हैं, और खड़े रहने की वजह से इनकी समस्या ये बन सकती है। ये मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि बन जाएगी, मतलब बन सकती है कभी कभी। और जैसे कभी कभी क्या होता है, जो जैसे बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, जैसे कि जिम वाले भी सुन ले, जो बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं, उनमें ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो याद रखिएगा यार। अब मैं दोस्तों बता देता हूँ इसके उपचार क्या होते हैं। इसके उपचार थोड़ा इतना तो पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ जो आप थोड़ा सा आप राहत ले सकते हो।
तो देखो दोस्तों, ज़्यादा कंडीशन में क्या होता है, देखो आयुर्वेदिक दवाओं का फॉलो करना चाहिए। इसमें क्या है, देखो पहला क्या है, अच्छे डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगा यही कि अगर आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो वो आपकी अच्छी सलाह देंगे। और दूसरा क्या है, इसमें आयुर्वेदिक दवाइयों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी और होम्योपैथिक दवाई इसमें काम करती नहीं दोस्तों इतना। और होने ना देने के लिए जो तरल सब्जियाँ ज़रूर खाएँ, तरल सब्जियाँ ज़रूर खाएँ दोस्तों। और स्पाइसी सब्जी और या ज़्यादा फैटी आइटम ना लें, ज़्यादा फैट वाला आइटम ना खाएं दोस्तों, ये बीमारी से बचने के लिए। और देखो दोस्तों क्या है, अगर रात में सोने से पहले अगर आप ईसबगोल की जो भूसी पिएंगे ना, तो वो आपके मल त्याग करने के लिए बहुत ज़्यादा ठीक से हो जाएगा। मतलब ये ईसबगोल क्या करता है, ईसबगोल की जो भूसी है वो मल को तैयार करती है और और बिल्कुल आराम से करने के लिए, मल को आराम से करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये काम हो सकता है दोस्तों। तो देखो यही होगा दोस्तों। तो चलिए, ये तो बात की बात है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमने सुन ली, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के सुन लिया हमने दोस्तों। और ये डाइजेशन सिस्टम हम लोग को, ये जो डाइजेशन सिस्टम का पार्ट वाला हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, एंड होता है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें यही था, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ थी नहीं, इतने ही था, तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।